अब आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नई बुक से आर.के. जैन। इससे हमने कुछ थर्मोडायनेमिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, उनको एक-एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि मैच लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड। तो सबसे पहला ऑप्शन है 2 कांस्टेंट वॉल्यूम एंड 2 एडियाबैटिक। देखिए 2 कांस्टेंट वॉल्यूम और 2 एडियाबैटिक किसमें होती हैं? आपका अगर ये पीवी डायग्राम है तो इसमें 2 कांस्टेंट वॉल्यूम होंगी कुछ इस तरीके से और 2 क्या होंगी? एडियाबैटिक प्रोसेस होंगी। तो ये एडियाबैटिक प्रोसेस जो है ना, ये एडियाबैटिक प्रोसेस केवल और केवल उन साइकिल्स में होगी जो पॉसिबल साइकिल हैं। जो इम्पॉसिबल हैं लाइक एरिक्सन और स्टिरलिंग, क्योंकि ये कार्नोट के ज़्यादा पास हैं, तो इनको बनाना जो है वो आसान नहीं है बिकॉज़ इनकी एफिशिएंसी काफ़ी जाती है ना? तो ये यहाँ पे एरिक्सन और स्टिरलिंग क्या हो गई? एक टाइप की इम्पॉसिबल साइकिल हो गई। बट जूल और ऑट्टो साइकिल हमें देखने को मिलती है। जूल हमारा टरबाइन में यूज़ होता है और ऑट्टो भी यूज़ होता है इंजन में। तो एडियाबैटिक जो है इन दोनों में से 4th ऑप्शन में होगी, क्योंकि ऑट्टो साइकिल में ही हमारी 2 कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होगी और इसीलिए हम इस ऑट्टो साइकिल को क्या बोलते हैं? कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल भी बोलते हैं। इसी को ही हम कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल भी बोलते हैं। दूसरी चीज यहाँ पे क्या है? 2 कांस्टेंट प्रेशर्स एंड 2 एडियाबैटिक। 2 कांस्टेंट प्रेशर रहेंगे और 2 एडियाबैटिक रहेंगे। इसमें भी एडियाबैटिक आ गई तो आपको पता है कि ये ना ही एरिक्सन होगा ना ही स्टिरलिंग होगा। ये क्या होगा? ये होगा जूल साइकिल। और अगर आइसोथर्मल आ जाता है तो ये एक इम्पॉसिबल प्रोसेस है जो कि क्या बोलती है कि जितना भी आप इसको हीट दोगे उतना आपको वर्क मिलेगा। और ये इम्पॉसिबल चीज किसमें हो सकती है? या तो स्टिरलिंग साइकिल में या फिर एरिक्सन में। अब क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम है तो स्टिरलिंग होगा और कांस्टेंट प्रेशर रहेगा तो एरिक्सन होगा। तो अगर हम ABCD के अकॉर्डिंग मैच करें तो ए ऑप्शन है हमारा 4, बी ऑप्शन है हमारा जूल और फिर है हमारा 2 एंड लास्ट इज 1। तो 4 3 2 1 यहाँ पे डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है द आइसोथर्मल एफिशिएंसी ऑफ रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर इज डिफाइंड एज। देखिए रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के लिए जब भी आप आइसोथर्मल एफिशिएंसी निकालते हैं तो यहाँ पे वर्क का कंपैरिजन होता है। एक तो वर्क हम वो लेते हैं जो हमारा आइसोथर्मल वर्क होता है, ठीक है? आइसोथर्मल वर्क होता है उसको कंपेयर किया जाता है जो हमारा एक्चुअल है या मिनिमम वर्क है। मतलब कंप्रेस करने में जो मिनिमम वर्क लगता है या फिर जो एक्चुअल वर्क होता है उसको कंपेयर किया जाता है आइसोथर्मल प्रोसेस में होने वाले वर्क से। तो ये जो आप इसको फर्दर लिख सकते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए वर्क डन आपको पता होगा PV ln P2 अपॉन P1 या फिर V1 अपॉन V2 और WC ही रहेगा। तो यहाँ पे हमारा ये आंसर रहेगा। तो इसमें से अगर आप देखें तो सी ऑप्शन सही है, आइसोथर्मल वर्क डन ड्यूरिंग कंप्रेशन एंड एक्चुअल वर्क डन ड्यूरिंग कंप्रेशन। तो यही हमारा आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है ऑटो साइकिल एफिशिएंसी इज हायर देन डीजल साइकिल एफिशिएंसी फॉर द सेम कंप्रेशन रेशियो एंड हीट इनपुट बिकॉज। देखिए ये है हमारा ऑटो साइकिल, इसी को ही हम कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस बोलते हैं क्योंकि इसमें हीट एडिशन जो होगा वो भी कांस्टेंट वॉल्यूम पे होगा और हीट रिजेक्शन जो होगा वो भी क्या होगा? कांस्टेंट वॉल्यूम पे होगा। इसीलिए हम इसको कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल बोलते हैं। अब यहाँ पे एक चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखें तो जो ये वाली प्रोसेस है और जो ये वाली प्रोसेस है दोनों ही क्या है? एडियाबैटिक प्रोसेस हैं, क्योंकि आइसोथर्मल तो नहीं हो सकती हमने कहा। तो ये जो एडियाबैटिक प्रोसेस हैं ये इन दोनों का स्लोप तो सेम होना चाहिए, बट इन दोनों का स्लोप अगर आप देखते हैं कभी भी आप कहीं भी ऑटो साइकिल का डायग्राम देखें तो आपको ये दोनों साइकिल डिफरेंट दिखाई देगी। ऐसा क्यों है? बिकॉज यहाँ पे अगर आप देखें तो काफी इंपॉर्टेंट चीज निकल के आती है। जो ये लेंथ है और जो ये लेंथ है वो डिफरेंट रहती है। कभी भी आप देखना ये लेंथ कम है जहां पे हीट रिजेक्शन हो रही है और जहां पे हीट डलती है, हीट इन होती है, वहां पे लेंथ बढ़ जाती है। बाकी दोनों प्रोसेस सेम ही रहती है, क्योंकि कई बार हम ये सोच लेते हैं कि दोनों का स्लोप डिफरेंट है, दोनों प्रोसेस का स्लोप डिफरेंट है तो यहाँ पे डिफरेंट प्रोसेस होगी, बट प्रोसेस सेम ही रहती है क्योंकि यहाँ पे लेंथ बढ़ चुकी है। कौन से वाले में? एंट्री पॉइंट में और एग्जिट पॉइंट में घट चुकी है। तो इसका सीधा सीधा मतलब होता है कि अगर आपके पास कोई पेट्रोल इंजन है और आप उसमें हीट दे रहे हैं तो उसके लिए जो टाइम इंटरवल आप यूज करेंगे, जो टाइम पीरियड यूज करेंगे वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू जब आप हीट को ले रहे हैं, हीट को रिजेक्ट कर रहे हैं सराउंडिंग में, तब जो टाइम लगेगा वो कम होगा। तो इसी के कारण क्या हो जाता है, जो हमारी लेंथ है वो बढ़ जाती है यहाँ पे, इसको शो करने के लिए कि हमने हीट ज्यादा दी है और हीट रिजेक्ट कम करवाई है। तो यही हमारा देखें तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? तो ये क्वेश्चन हमें पूछ ही रहा था कि ऑटो साइकिल एफिशिएंसी क्यों डीजल साइकिल एफिशिएंसी से ज्यादा होती है फॉर सेम कंप्रेशन रेशियो, सेम हीट इनपुट। तो ये हमारा रीजन सिंपल रहा, क्योंकि पहला अगर आप देखें तो ये क्या है? कंबशन इज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये गलत है क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम पे कंबशन तो होता है, बट ऐसी बहुत सारी साइकिल हैं जहां पे कांस्टेंट वॉल्यूम पे कंबशन होता है बट उनकी तो एफिशिएंसी ज्यादा नहीं है। सेकंड ऑप्शन देखें आप, एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन आर आइसेंट्रोपिक। तो ये भी कोई रीजन नहीं हुआ इसमें।
और थर्ड ऑप्शन देखें तो मैक्सिमम टेम्परेचर इज हायर। देखिए मैक्सिमम टेम्परेचर हायर तो आपका कार्नोट या स्टिर्लिंग या एरिक्सन में होता है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा, यही है इसका आंसर, हीट रिजेक्शन इज लोअर। जो हम हीट रिजेक्ट कर रहे हैं वो कम करते हैं, क्योंकि मैंने कहा वो कम टाइम पीरियड के अंदर हम हीट रिजेक्ट करते हैं। इसीलिए इस प्रोसेस को आप कभी भी देखें 1 2 3 4, मतलब कि 4 to 1 प्रोसेस को आप लेंथ देखें तो वो हमेशा क्या होगा, कम होगा एज कंपेयर टू 2 to 3 प्रोसेस, जबकि दोनों ही क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस हैं। और यहाँ पे मिस्टेक क्या होती है, हम क्या बोल देते हैं कि इस वाली प्रोसेस का स्लोप ज्यादा है और इसका कम है, तो ऑब्वियस सी बात है हम बोल देते हैं कि ये तो हमारी एडियाबेटिक होगी बट ये हमारा आइसोथर्मल होगा। तो कई बार ये मिस्टेक हो जाती है, बट ऐसा नहीं है। जो यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है वो हीट रिजेक्शन और हीट इनपुट का आ रहा है। अगला क्वेश्चन है मैच फिगर्स ऑफ कॉलम फर्स्ट टू कॉलम सेकंड। अब इस क्वेश्चन में अगर आप अपनी बुक में देखें आरके जैन में तो काफी ज्यादा मिस्टेक है, क्योंकि इसमें आपका एरो भी नहीं बना था। ये केवल और केवल ऐसी प्रोसेस थी, ए को अगर आप ए ऑप्शन को देखते तो वो आपको कुछ इस तरीके से दिखता, ऐसा और ऐसा। ठीक है, तो पहली बात तो ये जो प्रोसेस इनने बनाई है ऐसी कोई प्रोसेस नहीं है यहाँ पे, क्योंकि आंसर में सारी की सारी 4 प्रोसेस हैं। इसमें भी देखें 4 प्रोसेस है, इसमें 5 है, इसमें 4 है। तो केवल और केवल 2 यहाँ पे प्रोसेस इन्होंने दिखाई है डायग्राम में, अगर आप आर की चेन को चेक करें। बट मैंने यहाँ पे इसको बना दिया था, बट फिर भी ये लग नहीं रहा है कि ये क्या है, कार्नोट है, क्योंकि वो जो बनाना चाह रहे थे वो क्या बनाना चाह रहे थे, इसे कार्नोट की तरह बनाना चाह रहे थे, इसलिए इस क्वेश्चन में काफी मिस्टेक है। दूसरी मिस्टेक यहाँ पे क्या है कि इन्होंने कॉलम सेकंड में टीएस डायग्राम लिखा है ऊपर, बट नीचे सारे ग्राफ जो ड्रॉ करे हैं वो टीवी में करे हैं और वो एक्चुअल में है टीएस ही। ठीक है, तो इनको आपको सही कर लेना है। ये जो मिस्टेक है ये सारे टीएस डायग्राम हैं। पहली हमारे पास जो साइकिल है वो कार्नोट जैसी है, क्योंकि कार्नोट को आपने देखा होगा वो कुछ इसी तरीके से दिखती है कि पहला वाला कर्व ऐसा होता है, दूसरा वाला भी काफी मिलता जुलता कर्व बनता है, तीसरा हमारा कुछ इस तरीके से रहता है। बट इसमें स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, बट ये है क्या, कार्नोट है। और कार्नोट के लिए आपको टीएस डायग्राम हमेशा पता होना चाहिए कि वो क्या बनेगा, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, तो कार्नोट का तो हो गया हमारा थर्ड ऑप्शन, क्योंकि क्या होती है इसमें 2 एडियाबेटिक प्रोसेस होती हैं और 2 आइसोथर्मल प्रोसेस होती हैं। तो ये तो हो गए आपकी 2 आइसोथर्मल प्रोसेस और ये हो गई 2 एडियाबेटिक प्रोसेस, या फिर आप कहें आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, बिकॉज रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस होती हैं। दूसरा ऑप्शन अगर आप देखें तो ये मैच कर रहा है किससे, ऑटो साइकिल से। स्टिर्लिंग से भी आप कह सकते हैं, बट ऑटो साइकिल से ज्यादा मैच कर रहा है, क्योंकि हमने अभी अभी देखा था कि ऑटो साइकिल एक कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल है और इसमें भी जो 2 प्रोसेस हैं वो क्या है, एक तो कांस्टेंट वॉल्यूम है, दूसरी भी कांस्टेंट वॉल्यूम है। और पहली वाली कांस्टेंट वॉल्यूम की अगर आप लेंथ देखें तो वो क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू आउटलेट में हीट रिजेक्शन कर रहे हैं। और ये सिंपल उसी को शो कर रहा है कि हमने हीट जब दी तो तब हमने ज्यादा टाइम लिया, और जब हम हीट रिजेक्ट कर रहे हैं तो वो हम कम समय के लिए कर रहे हैं। तो इसका सीधा सीधा मतलब यही है। अब यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि अगर आप ऑटो साइकिल के लिए टीएस डायग्राम बनाते तो कैसा बनता, ये आपका टी हो गया वाई एक्सिस में और ये एस हो गया एक्स एक्सिस में। आपको बनाना है टीएस डायग्राम, तो हमने नंबरिंग कर दी, ये 1 to 2 प्रोसेस है, ये 2 से 3 है, 3 से 4 है। ठीक है, तो 1 से 2 प्रोसेस जो है वो एडियाबेटिक प्रोसेस है, तो 1 से 2 प्रोसेस कैसे बननी थी, ऐसे बननी थी। ये हो गई आपकी 1 से 2 प्रोसेस। 2 से 3 प्रोसेस अगर आप देखें तो वो क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, तो उसके लिए आपका कुछ यहाँ पे कर्व बन जाएगा। फिर अगेन आपका आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है और फिर अगेन आपका कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है। तो ये हमारी 4 प्रोसेस बन जाती हैं, बट यहाँ पे कोई ऐसा डायग्राम दिख ही नहीं रहा है, तो हम इसको छोड़ देते हैं अभी के लिए। ठीक है, बी ऑप्शन में हमें कोई डायग्राम हमारा टीएस डायग्राम जैसा दिख नहीं रहा है। टीवी डायग्राम भी अगर आप इसका बनाएं तो तब भी आपको टीवी डायग्राम यहाँ पे नहीं दिखेगा। तीसरा ऑप्शन अगर आप देखें तो इसमें 5 प्रोसेस है, और ऐसी कौन सी साइकिल है जिसमें 5 प्रोसेस है, सेकंड वाली। तो ऑब्वियस सी बात है सी का जो आंसर रहेगा वो 2 रहेगा। ठीक है, 5 प्रोसेस भी हैं और अगर आप देखें तो एक कांस्टेंट वॉल्यूम ये है, एक कांस्टेंट वॉल्यूम ये है। यहाँ पे भी टीवी डायग्राम में ये कांस्टेंट वॉल्यूम है, ये कांस्टेंट वॉल्यूम है, और बाकी सारी सेम प्रोसेस सही है। तो ये जो पीवी डायग्राम है ये किसका है, हमने कहा सबसे पहला वाला कार्नोट का है, दूसरा है ऑटो साइकिल का, और तीसरा है हमारा डुअल साइकिल का। डुअल साइकिल का डायग्राम आपने देखा होगा, उसके लिए टीवी डायग्राम ऐसा बनेगा। बट यहाँ पे मिस्टेक क्या हो गई, इन्होंने जब ऑटो साइकिल के लिए डायग्राम बनाया तो वो इनने शायद टीवी डायग्राम बना दिया। तो ये जो इसमें मिस्टेक है, तीसरी मिस्टेक है वो ये है। बट फिर भी अगर आपको आंसर टिक करना है तो आपको पता चल गया ए का 3 है और सी का 2 है। जब ए का 3 है और सी का 2 है तो हम लिख सकते हैं जो आंसर रहेगा वो ऑब्वियस सी बात है, एक ही ऑप्शन बचा तो बी का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 3 1 2 यहाँ पे आंसर हो सकता है सी ऑप्शन। तो इतनी सारी मिस्टेक हटा करके इसका हमने आंसर निकाला। बट ये जो क्वेश्चन है ये काफी मिस्टेक से घिरा हुआ है।
Next question, a machine consists of two cycles, topping cycle and bottoming cycle, coupled in series. If efficiencies of these cycles respectively are 30% and 20%, then overall combined efficiency of machine will be. तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। इसमें हमें सबसे पहले अब एफिशिएंसी हम नॉर्मल साइकिल के लिए क्या लिखते हैं, 1 माइनस क्यू टू अपॉन क्यू वन, और यहीं से आप अगर इसका वैल्यू देखें तो हमें दे रखा है 0.3, 30% है तो 0.3। एफिशिएंसी 2 देखें, मतलब बॉटम साइकिल के लिए देखें, ये तो हो गई आपकी टॉप साइकिल। आपने मान लिया कि कोई आपका इंजन होगा इस तरीके से, उस में दोनों ही इंजन क्या है, कपल्ड हैं। तो कपल हैं तो कुछ इस तरीके से हैं, सीरीज में है, और सीरीज में है तो ऊपर वाले का टॉप साइकिल है और नीचे वाले का क्या बनेगा, बॉटम साइकिल बनेगा। तो ये हो गया आपका पहला इंजन, ये हो गया दूसरा इंजन। इसमें आपने मान लिया कि जो आप हीट दे रहे हैं वो Q1 है, इसमें Q2 है, ठीक है? और जो हीट यहाँ रिजेक्ट हो रही है वही Q2 वापस आपका इसका इनलेट बन जाता है दूसरे इंजन का, और लास्ट में Q3 हीट रिजेक्ट होती है। तो यही समझना इसमें इंपॉर्टेंट है, बाकी आपका सॉल्यूशन इजीली हो जाएगा। एफिशिएंसी दूसरे इंजन के लिए लिखें तो क्या लिखेंगे, 1 माइनस Q3 अपॉन Q2 इज इक्वल टू 0.2, और आपको सॉल्व करना है, अब एफिशिएंसी निकालनी है पूरे इंजन के लिए। अब इस पूरे साइकिल के लिए, टॉप और बॉटम साइकिल के लिए, दोनों के लिए जो एफिशिएंसी निकलेगी वो क्या निकलेगी, हीट इनपुट ये हो जाएगा और हीट आउटपुट ये हो जाएगा, मतलब 1 माइनस Q3 अपॉन Q2, ठीक है? तो यहाँ से आपको Q3 अपॉन Q2 का वैल्यू चाहिए। अब Q3 अपॉन Q2 का वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? आपके पास एक तरीका है, आपको पता है कि Q3 अपॉन Q2 का वैल्यू क्या है, आपको पता है Q2 अपॉन Q1 का वैल्यू क्या है। अगर आप इन दोनों को ही मल्टीप्लाई कर देते हैं तो Q2 से Q2 कैंसिल हो जाएगा और आपके पास क्या बचेगा, Q3 अपॉन Q1। तो Q3 बाई Q2 का वैल्यू कितना होगा, 1 माइनस 0.2 मतलब 0.8, और Q2 बाई Q1 का होगा 1 माइनस, यहाँ से आप देख सकते हैं पहली इक्वेशन से, 1 माइनस 0.3 मतलब 0.7, और 7 8 जा 56 तो 1 माइनस 0.56, और ये हो जाएगा आपका 0.44, मतलब 44% पूरे इंजन की, ओवरऑल इंजन की एफिशिएंसी रहेगी। तो डी ऑप्शन सही रहेगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द करेक्ट रिलेशनशिप फॉर एडियाबेटिक एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन। देखिए हमें, हमारे पास एडियाबेटिक के लिए जितनी भी इक्वेशन आती है हमें वो सारी लिखनी है। पहली तो आता है P और V के बीच में रिलेशन, वो क्या है, PV टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। दूसरा हमें पता है टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में TV टू द पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। तीसरा रिलेशन आता है T अपॉन P टू द पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये तीन हमारे पास रिलेशन आते हैं, और अगर आप इन तीन रिलेशन को लगाते हैं तो यहां से आप पाएंगे कि ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं। कैसे, अगर आपको V2 बाई V1 का सपोज वैल्यू लिखना है तो V2 बाई V1 का वैल्यू आप कहां से लिख सकते हैं, एक इस रिलेशन से और दूसरा इस रिलेशन से। तो अगर आप लिखें तो यहाँ पे देखें, P1 V1 टू द पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 टू द पावर गामा। यहाँ से आप V2 बाई V1 का वैल्यू निकालें, V2 बाई V1 कितना आ जाएगा, P1 बाई P2 टू द पावर 1 अपॉन गामा इज इक्वल टू, यहाँ पे आप T1 और T2 के बीच में लगाएं, यहाँ पे आप लगा सकते हैं T1, ठीक है? दूसरी इक्वेशन से आप देख सकते हैं T1 V1 टू द पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T2 V2 टू द पावर गामा माइनस 1। यहाँ से आप वैल्यू निकालें अगेन V2 बाई V1 का, तो वो क्या आएगा, वो आएगा आपका T1 अपॉन T2 टू द पावर 1 अपॉन गामा माइनस 1। आपको बस इसको सॉल्व करना है, 1 अपॉन गामा मीन्स 1 अपॉन 1.41, और यहाँ पे भी आप लिखें तो 1 अपॉन 1.4 माइनस 1। तो यहाँ पे आप सॉल्व करते हैं तो आपको यही वैल्यू दिखेगा जो आपका पहले ऑप्शन में दिखा है। दूसरी इक्वेशन भी अगर आप देखें सिमिलरली आप ऐसे अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे P2 बाई P1 मतलब प्रेशर रेशियो निकालना है, तो प्रेशर रेशियो आप पहले इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं, इसमें प्रेशर है, दूसरा आप इससे निकाल सकते हैं। तो P2 बाई P1 आप पहले वाली इक्वेशन से निकालें, PV टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो आपके पास आएगा P2 अपॉन P1 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2 टू द पावर गामा, और गामा का वैल्यू कितना होता है 1.4 या 1.41। दूसरा टेम्परेचर के टर्म में कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे से अगर आप देखें इसको तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, T1 अपॉन P1 टू द पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा इज इक्वल टू T2 अपॉन P2 टू द पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा। तो आपको अगर प्रेशर का रेशियो चाहिए तो प्रेशर का रेशियो चाहिए आपको P2 बाई P1, तो ये क्या बन जाएगा, जब ये P2 उधर जाएगा तो T1 नीचे आ जाएगा, T1 नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा T2 अपॉन T1, और पावर उल्टी हो जाएगी, गामा अपॉन गामा माइनस 1 मीन्स 1.4 अपॉन 1.4 माइनस 1, दैट विल बिकम 1.4 अपॉन 0.41।
है ना? तो यहाँ से आप इसको निकाल सकते हैं, इसका वैल्यू भी आपका 3.46 होगा। ऐसे ही आप अप्लाई कर सकते हैं, तो बस आपको इतना समझना है कि अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है, आपको बस 2 रिलेशन के लिए चेक करना है कि क्या ये ऊपर का वैल्यू मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर ये मैच नहीं करता है, तो आपको बस एक ही आंसर टिक करना होगा, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही रहेगा क्योंकि सभी आंसर यहाँ पे सही हैं। अगला क्वेश्चन इन अ साइक्लिक हीट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन अ सोर्स टेम्परेचर ऑफ 600 डिग्री सेंटीग्रेड and a sink temperature of 20 degree centigrade. The least rate of heat rejection per kilowatt net output of the heat engine is. देखिए हमें क्या दे रखा है, किसी इंजन के लिए हमें इनलेट टेम्परेचर दे रखा है। इनलेट टेम्परेचर कितना है 600, मतलब आप इसमें 273 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 873 और 20 डिग्री सेंटीग्रेड का सिंक टेम्परेचर है, मतलब कि 293 केल्विन का इसका सिंक टेम्परेचर है। दूसरा यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जो है वो निकालना क्या है, हमें द लीस्ट रेट ऑफ हीट रिजेक्शन निकालना है। ठीक है, लीस्ट रेट ऑफ हीट रिजेक्शन निकालना है और किसके लिए, पर किलोवाट नेट आउटपुट ऑफ द इंजन, मतलब पर किलोवाट वर्क के लिए। तो वर्क कितना होगा यहाँ पे 1 किलोवाट होगा। इसी 1 किलोवाट के लिए हमें निकालना है हीट रिजेक्शन, तो Q2 हमें फाइंड आउट करना है, Q2 हमें फाइंड आउट करना है। तो सिंपल हमें क्या करना है, एफिशिएंसी का फॉर्मूला लगाना है। एफिशिएंसी क्या होती है 1 माइनस T2 अपॉन T1। आप फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे आप वैल्यू रखेंगे 1 माइनस 293 अपॉन 873 और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कुछ एफिशिएंसी आएगी आपके पास और एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू क्या होता है, वर्क अपॉन क्यू इन हीट इनपुट। तो हीट इनपुट आपके पास आ जाएगा। सबसे पहले आप इस Q1 को फाइंड आउट करेंगे इसकी मदद से, तो Q1 आ जाएगा वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क आपको पता है 1 किलोवाट है और एफिशिएंसी आपको पता चल जाएगी यहां से। क्लियर, एफिशिएंसी पता चल गई, Q1 आ गया। Q2 चाहिए तो Q2 को आप लिख सकते हैं वर्क माइनस Q1। तो यहां से आप Q2 के लिए लिख सकते हैं Q1 माइनस W। तो यहाँ पे Q1 और W का वैल्यू निकाल करके Q2 का वैल्यू मिलेगा आपको 0.505 किलोवाट। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रीडिंग ऑफ प्रेशर गॉज फिटेड ऑन अ वेसल इज 25 बार, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इतना बार और हमें निकालना है एब्सोल्यूट प्रेशर। तो देखिए एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है, एब्सोल्यूट प्रेशर इज द टोटल प्रेशर। ये क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितना है प्लस गॉज प्रेशर जितना है। अब ये गॉज पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं। किसी भी वेसल के अंदर का हमें प्रेशर निकालना है तो वो क्या होगा, गॉज प्रेशर होगा और उस वेसल से बाहर का जो प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 1.03 एंड Pg मतलब गॉज प्रेशर इज 25 बार, तो इट विल बिकम 26.03। सी इज द राइट आंसर। Next question, volumetric analysis of sample of dry products of combustion gave the following results। हमें वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस दे रखा है सबका, CO2, CO, O2 और नाइट्रोजन का। हमें क्या निकालना है, देयर प्रोपोर्शंस बाय वेट विल बी। अब ये प्रोपोर्शंस बाय वेट विल बी क्या है, इसको समझना इंपॉर्टेंट है। यही है हमारा ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। और आपके पास कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इस वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस को ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया जाए। तो इस वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस को हमेशा हमेशा आप मॉलिक्यूलर वेट से कैपिटल M से मल्टीप्लाई करेंगे और आपको क्या मिलेगा, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस मिलता है। तो हमें यही करना है। CO2 का हमें दे रखा है 10%, तो इस 10% में हमें क्या करना है, केवल और केवल 10 का करना है मल्टीप्लाई। ठीक है ना, 10% मत निकालिएगा कि 0.1 का मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं, 10 का मल्टीप्लाई करना है आपने मॉलिक्यूलर वेट के साथ CO2 के। तो कार्बन में आपको पता है 12 और ऑक्सीजन का होता है 32। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट। तो आप इसको लिखेंगे तो आपके पास आ जाएगा ये 440। अब इस कार्बन मोनोऑक्साइड का हमें 1% दे रखा है, तो हम 1 का मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 12 प्लस 16 के साथ, एंड इट विल बिकम 28 इंटू 1, तो 28। और दूसरा है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में है 8%, तो 8 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना, 32 के साथ, एंड इट विल बिकम 256। और अल्टीमेटली बचा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का 81% है, 81 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 14 इंटू 2 के साथ, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 2268। ठीक है, तो अब आप इन सब का रेशियो देख सकते हैं कि CO2 और कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का जो रेशियो आया वो आया 440:28:256:2268। तो ए ऑप्शन इज राइट। इन्होंने भी यहाँ पे कैंसिल नहीं किया है, वैसे कैंसिल हो सकता था, तो ए ही ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है फॉर कांस्टेंट मैक्सिमम प्रेशर एंड हीट इनपुट द स्टैंडर्ड एफिशिएंसी ऑफ गैस पावर साइकिल्स इज इन द ऑर्डर। यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट कंडीशन आती है। देखिए एक तो कंडीशन आती है कांस्टेंट मैक्सिमम प्रेशर वाली, कि अगर सभी के लिए सेम कांस्टेंट मैक्सिमम प्रेशर बना रहे और हीट इनपुट बना रहे, तो यहाँ पे जो एफिशिएंसी होती है हमेशा हमेशा वो डीजल इंजन की ज्यादा होती है, किससे, डुअल साइकिल से।
और सबसे कम होती है ऑट्टो साइकिल की। इस कंडीशन में किसमें? जब आपका सभी के लिए सेम कांस्टेंट और मैक्सिमम प्रेशर बना रहता है। दूसरी चीज आती है कि ये एफिशिएंसी पूछ लेता है अगर सभी के लिए सेम कंप्रेशन रेशियो है। अगर सभी के लिए सेम कंप्रेशन रेशियो है तो उसके लिए हमें एफिशिएंसी बताइए। तो उस केस में आपकी ऑट्टो साइकिल की सबसे ज्यादा एफिशिएंसी होती है, डुअल से भी ज्यादा, और सबसे कम हो जाती है डीजल साइकिल की एफिशिएंसी। तो इसमें जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? डीजल साइकिल की, फिर डुअल की और फिर ऑटो की। तो पहला ही ऑप्शन हमारा ये सही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 किलोग्राम ऑफ गैस इज कंप्रेस्ड एडियाबेटिकली फ्रॉम 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम एंड इतना टेम्परेचर, और फिर वो प्रेशर जो है वो इतना हो जाता है, वॉल्यूम इतना हो जाता है और टेम्परेचर इतना हो जाता है। हमें बताना है वर्क ट्रांसफर। देखिए वर्क ट्रांसफर हमें बताना है एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए, और एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए अगर आप फर्स्ट लॉ लगाएं तो आपको पता होगा कि डेल क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू। ठीक है, डेल डब्ल्यू। अब आपको पता है कि हीट ट्रांसफर जो है एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए वो जीरो होता है, तो मतलब वर्क डन क्या होगा किसी कंप्रेशन के लिए अगर एडियाबेटिक कंप्रेशन होता है? माइनस ऑफ डी यू। ठीक है, वर्क डन ये हो जाएगा, और इसी डी यू को आप क्या लिखते हैं? एमसीवी डी टी, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में सारी हीट जो है इंटरनल एनर्जी राइज करता है, इसीलिए हम एमसीवी डेल टी लिखते हैं। अब एमसीवी डेल टी लिखते हैं तो यहाँ पे हमें एम दे रखा है 1 किलोग्राम मास, सबसे पहले लिखा है 1 किलोग्राम ऑफ गैस, और कई बार इसमें मिस्टेक हो जाती है कि हम पीवी इज इक्वल टू एमआरटी लगा देते। ठीक है, तो यहाँ पे गलत आंसर आ जाता था। हमें 1 किलोग्राम दे रखा है तो हमें 1 किलोग्राम रखना है। सीवी का वैल्यू हमें यहाँ पे गैस बताया है बट हमें इसको एज अ एयर कंसीडर करना है। सीवी का वैल्यू कितना लेंगे? 0.718। 0.718 ये वैल्यू होता है हमारा किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन में। अब हमें निकालना है जूल में। ठीक है, और हम अगर जूल में वैल्यू निकालना चाहते हैं तो हम लिख लेंगे 718। ठीक है, 1000 से मल्टीप्लाई कर लिया, और हमारा हमें पता है टेम्परेचर डिफरेंस हमें कितना होगा? 400 का फाइनल टेम्परेचर है, पहले 300 था, तो 400 माइनस 300 इज 100। आप इसको सॉल्व करें तो ये कितना आ गया? तो ये आ गया आपका 71800। अब ये आया हीट ट्रांसफर किसमें? जूल में। आपको निकालना क्या है? किलो कैलोरी में। तो आपको पता होना चाहिए कन्वर्जन यहाँ पे कि 1 कैलोरी होता है 4.18 जूल। तो इतना जूल कितना होगा? 71800 बाई 4.18। इसको सॉल्व करने पे आपके पास आंसर आएगा 17177.033। ये तो आया आपका जूल में, और हमें वैल्यू दी है किलो जूल में, तो 1000 से डिवाइड कर दिया तो ये आंसर आ जाएगा कितना? 17.177। तो यहाँ पे आंसर बी इज द राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है 1 मीटर क्यूब ऑफ मीथेन कंबाइंड विद 2 मीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन वुड प्रोड्यूस CO2 एंड H2O। तो देखिए हमारे पास हमें बताना है कितने मीटर क्यूब ये CO2 और H2O देगा अगर हमारा CH4 जो है, मीथेन जो है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है। तो वो क्या क्या बनाएगा? एक तो बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा बनाएगा H2O। अब आपको बैलेंस करना है। यहाँ पे देखिए 4 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे हमने कर दिया 2 H2O, और यहाँ पे 4 ऑक्सीजन हो गए पूरा इस साइड, तो यहाँ पे भी हमने 4 के लिए 2 लगा दिया। तो हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि ये कितना है? 1 मीटर क्यूब है, और ये कितना है? 2 मीटर क्यूब है। आपको गिवन है कि जो मीथेन है वो 1 मीटर क्यूब है, और हमारा जो ऑक्सीजन है वो 2 मीटर क्यूब है। तो हमें पता है इसके आगे से 2 है, और ये कितना मीटर क्यूब है? 2 मीटर क्यूब है। इसके आगे 1 है, ये 1 मीटर क्यूब है, तो इसके आगे अगर आप देखें वो कितना है? 1 है, तो इसमें कितना मीटर क्यूब रहेगा? 1 मीटर क्यूब। और ये 2 है तो ये कितना रहेगा? 2 मीटर क्यूब। तो मतलब कि CO2 और H2O जो रहेंगे वो 1 मीटर क्यूब और 2 मीटर क्यूब रहेंगे रिस्पेक्टिवली, मतलब सी इज द राइट आंसर। तो सबसे इजीएस्ट अप्रोच था ये, क्योंकि हमने यहाँ पे एवोगैड्रो लॉ से पढ़ा। हमें पता है कि जो हमारा मास है वो वॉल्यूम के साथ साथ बदलता है, इनके बीच में इंटर रिलेशनशिप होती है। किसी एक टेम्परेचर और प्रेशर पे जो मास है, अगर आप मास को बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम बढ़ेगा, तो इसी रिलेशन का यूज करके हमने निकाला है। अगला क्वेश्चन है इन अ साइक्लिक प्रोसेस द नेट हीट सप्लाइड इज इतना, द वर्क ऑब्टेन फ्रॉम द साइकिल इज इक्वल्स टू। देखिए हमारे पास फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग हम क्या बोलते हैं कि नेट हीट ट्रांसफर जो होगा वो किसके इक्वल होगा? नेट वर्क ट्रांसफर के इक्वल होगा। तो यहाँ पे हमें इसने नेट हीट सप्लाई दे रखा है 70 किलो जूल पर सेकेंड, तो हमें पता है वो नेट वर्क ट्रांसफर के इक्वल होगा, मतलब 70 किलो जूल पर सेकेंड के इक्वल होगा। देखिए इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि जितनी आपने हीट सप्लाई करी उतना आपको वर्क मिला। ये साइकिल की बात कर रहा है, मतलब जितने भी यहाँ पे इंटरेक्शन हुए होंगे, चाहे आपने हीट दी होगी या हीट ली होगी, या फिर आपने वर्क दिया होगा या लिया होगा, उसका सम है ये सारा।
ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए नेट हीट ट्रांसफर इज इक्वल्स टू नेट वर्क ट्रांसफर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कांस्टेंट वॉल्यूम क्लोज सिस्टम इज फाउंड टू अंडरगो चेंज इन इट्स इंटरनल एनर्जी बाय 50 किलो जूल और हीट रिसीव कर रहा है 25 किलो जूल, सच अ सिचुएशन इज। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कोई भी हमारे पास कांस्टेंट वॉल्यूम क्लोज सिस्टम है और उसकी इंटरनल एनर्जी में 50 किलो जूल का चेंज हो जाता है, मतलब डी कितना हो जाता है, 50 किलो जूल हो जाता है। कब? जब आपने इतनी हीट रिसीव करी, कितनी, 25 किलो जूल की पॉजिटिव, मतलब आपने हीट रिसीव करी। तो ऐसा क्या हो सकता है कि मैं किसी सिस्टम को हीट दूं 25 किलो जूल और उसकी इंटरनल एनर्जी उससे ज्यादा राइज हो जाए 50 किलो जूल? तो ये तो इम्पॉसिबल है। तो ये इम्पॉसिबल है, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, और इस बुक में पॉसिबल इसलिए दिया है क्योंकि ये पॉसिबल तब है जब आप वर्क भी इसको ट्रांसफर करें, या आप शाफ्ट वर्क करें या कुछ ऐसा वर्क करें जो कि क्लोज सिस्टम के अंदर हो सके, उससे हो सकता है कि आपका इंटरनल एनर्जी राइज कर जाए। ठीक है, बट यहाँ पे हमें इतनी ही सिचुएशन दे रखी है, इसलिए मैंने इसको इम्पॉसिबल टिक किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग अ प्रोसेस ऑन द क्लोज सिस्टम इट्स इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस बाय ट्वाइस द यूनिट्स देन द हीट एडेड टू इट इट इज पॉसिबल ड्यू टू। देखिए सेम वही क्वेश्चन आ गया जो हमने अभी इम्पॉसिबल टिक करा था कि कोई हमारा सिस्टम है, उसमें हमने अगर कुछ हीट ऐड करी, जितने यूनिट हमने हीट ऐड करी, लाइक मैंने 1 यूनिट हीट ऐड करी, तो इसकी इंटरनल एनर्जी में 2 यूनिट का राइज हो जाएगा। ऐसा कब पॉसिबल है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है रेडिएशन ऑफ हीट फ्रॉम सराउंडिंग, ये रॉन्ग है। लोअरिंग द टेम्परेचर भी गलत है, इंक्रीजिंग टेम्परेचर गलत है। आप यहाँ पे क्लोज सिस्टम में एक ही चीज कर सकते हैं, इनमें से सबसे सुटेबल जो है वो है परफॉर्मिंग ऑफ शाफ्ट वर्क ऑन दी सिस्टम, क्योंकि आपको पता है आप इंटरनल एनर्जी रेज कर सकते हैं शाफ्ट वर्क करके, तो आपका ऑप्शन डी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्क डन इन कंप्रेसिंग 1 किलोग्राम ऑफ गैस एडिबेटिकली फ्रॉम दिस P1 V1 T1 टू P2 V2 T2। देखिए एडिबेटिक कंप्रेशन कहीं पे हो रहा है तो हमें वर्क डन पूछ रहा है, क्योंकि हमें फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग पता है कि डेल क्यू इज इक्वल टू हीट ट्रांसफर जो है वो इंटरनल एनर्जी को रेज करता है और कुछ वर्क करता है। बट यहाँ पे हमें पता है एडियाबेटिक प्रोसेस में हीट ट्रांसफर जो है वो 0 होगा, तो हम लिख सकते हैं वर्क जो होगा वो किसके इक्वल होगा, वो होगा माइनस ऑफ डी यू। माइनस ऑफ डी यू को हम क्या लिख सकते हैं, एम सी वी डी टी। डी यू को हम लिख सकते हैं माइनस का एम सी वी डी टी। तो यहाँ पे 1 किलोग्राम हमें एम दे रखा है, तो ये हो जाएगा माइनस सी वी टी टू माइनस टी वन। तो यहाँ पे आंसर रहेगा ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हाउ मच मास ऑफ ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ कार्बन इनटू 11/3 किलोग्राम ऑफ CO2। देखिए हमें पूछ रहा है कि कितना ऑक्सीजन हमें चाहिए होगा कार्बन को CO2 में कन्वर्ट करने के लिए। तो देखिए कार्बन को CO2 में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास ऑक्सीजन जो है वो बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। अगर इस ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाए, इसका अमाउंट कम हो जाए, तो हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। तो बस हमें इनका मॉलिक्यूलर वेट रखना है। कार्बन का होता है 12, इसका हो जाएगा 16 × 2 दैट विल बिकम 32, और यहाँ पे ये हो जाएगा 44। तो देखिए अब इसने हमें पूछा कि कितना ऑक्सीजन हमें मिलेगा, कितना किलोग्राम ऑक्सीजन मिलेगा अगर कार्बन जो है वो 1 किलोग्राम है। तो आपको कुछ नहीं करना है, कार्बन को 1 किलोग्राम करना है, और 1 किलोग्राम कब करोगे, जब उसे 12 से डिवाइड कर दोगे तो वो 1 बन जाएगा। तो सभी जगह 12 से डिवाइड कर देंगे अगर आप, तो आपको ऑक्सीजन का अमाउंट भी मिल जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड का भी मिल जाएगा। ठीक है, तो आपने डिवाइड करा 44/12, ये कितना बन जाएगा 11/3। तो यहां तक तो इसने गिवन था कि 1 किलोग्राम हमारे पास कार्बन है और CO2 इतना प्रोड्यूस कर रहा है ये कार्बन, तो ऑक्सीजन की कितनी मात्रा चाहिए होगी, तो ये हो जाएगा हमारा 32/12 एंड दैट विल बिकम 8/3। तो यहाँ पे आंसर रहेगा डी। इसका दूसरा सिंपल तरीका था कि 1 किलोग्राम आपके पास कार्बन है, आपको पता है कि जो ऑक्सीजन है वो आपको निकालना है, तो टोटल जो अमाउंट है वो CO2 बन रहा है 11/3। तो आप इसको माइनस करते तो तब भी आपके पास आंसर आता है 8/3 किलोग्राम। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। Next question, two gases with their molecular weight 28 and 44 expands at constant pressure through the same temperature range. The ratio of quantity of work done by the two gases is। हमें यहाँ पे निकालना है वर्क और मॉलिक्यूलर वेट के बीच में रिलेशन। अब ये जो रिलेशन आता है ना, ये सिंपल तरीके से आता है। आपको पता है कि अगर आप लिख रहे हैं PV इज इक्वल टू NRT, तो इसमें जो R होगा वो क्या होगा, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होगा। अब आपको पता है ये PV क्या है, PV इज नथिंग बट दी वर्क डन, और वर्क डन किसके इक्वल हो गया, NRT, और N को आप लिख सकते हैं मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू RU इनटू T। अब आपको पता चल गया जो वर्क है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ये मॉलिक्यूलर वेट, और हमें मॉलिक्यूलर वेट ही गिवन है, तो वर्क के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कौन, मॉलिक्यूलर वेट। तो आप इजीली निकाल सकते हैं कि जो वर्क डन का रेशियो आएगा दोनों गैसेस के लिए W1/W2 इट विल बिकम M2/M1, और इसको आप सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा 44/28, और इसको काटे तो 4 7 जा 28 एंड 4 11 जा 44। तो 11/7 बी इज द राइट आंसर।